हेलो गाइस, ध्यान देते हैं आज के वीडियो के अंदर। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम तक के देख लिया था। इस वीडियो के अंदर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और डायगोनल रिलेशनशिप की बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, हमने चैप्टर पढ़ा हुआ था, बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल। उसके अंदर देखा था लिथियम मैग्नीशियम के साथ बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, फिर बोरॉन सिलिकॉन के साथ। इस तरीके से डायगोनल रिलेशनशिप पजेस होती है। और गाइस हमने ये भी डिस्कस किया था डायगोनल रिलेशनशिप क्यों पजेस होती है। पीरियोडिक टेबल के कोई भी दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप क्यों पजेस करते हैं, उसके मुख्य कारण मैंने बताए थे, कल ही बता दिया था। पहला कारण था आयोनिक रेडाई, दूसरा कारण था चार्ज टू साइज रेशो, जिसे रेडियस रेशो भी कहते हैं या फिर पोलराइजिंग पावर भी कहते हैं। और तीसरा कारण उतना जरूरी नहीं है, और दोनों की ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ऐसे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट जो इन दो या तीन प्रॉपर्टीज को सेम पजेस करते हैं, चार्ज टू साइज रेशो और आयनिक रेडाई, वो एलिमेंट एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप पजेस करते हैं। यहाँ देखा जाए ग्रुप वन का फर्स्ट ग्रुप, इधर सेकंड ग्रुप में ग्रुप वन का लिथियम ग्रुप टू के मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप पजेस करता है। और भाई डायगोनल रिलेशनशिप पजेस करने का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब यह होता है कि इन दो एलिमेंट की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, भले वो दो अलग अलग ग्रुप के क्यों ना हो, बावजूद उसके इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी बिकॉज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप। तो कौन सी प्रॉपर्टीज इनकी सेम रहती है, अभी हम गाइस ध्यान देके बढ़िया से देख लेते हैं। आप देख लो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द लिथियम एंड मैग्नीशियम, उसके अंदर इस सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो उनको एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई अपने को दिया हुआ है। सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर उन्होंने कहा है कि एटॉमिक रेडाई लिथियम का 152 पिकोमीटर होता है और मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर होता है। उसके बाद आयनिक रेडाई भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 76 एंड 72 पिकोमीटर दिया है। पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज के अंदर बोल रहे हैं कि कौन से पॉइंट है जो सेम है दोनों के, वो है पहला, लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों के दोनों हार्ड है अपने अपने ग्रुप में, एंड लाइटर देन द एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप, ये भी कहा है। मतलब लिथियम अपने ग्रुप में हार्डर एलिमेंट है अदर एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट, और मैग्नीशियम अपने ग्रुप में हार्डर एलिमेंट है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। उसके बाद आगे चलेंगे, लिथियम मैग्नीशियम के बारे में बता रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वाटर के साथ बहुत कम रिएक्टिविटी है। जैसे लिथियम अपने ग्रुप में वाटर के साथ कम रिएक्ट होता है, वैसे मैग्नीशियम भी अपने ग्रुप में वाटर के साथ कम रिएक्ट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसी के अंदर बता रहे हैं कि उनका जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है ये लेस सोल्यूबल होता है एंड डिकम्पोजिशन एंड लेस सोल्यूबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, उनका ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कम सोल्यूबल इसलिए है क्योंकि वो एक तो ऊपर है, अपने अपने ग्रुप में ऊपर होते हैं, लिथियम ऊपर है, मैग्नीशियम भी आपका ऊपर है। अब देखो इस पॉइंट को थोड़ा मैं बताने के पहले लिख देता हूँ, एलिमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इधर रोए, ठीक है। अब देखो पॉइंट देख लो क्या, अब एक एक पॉइंट को ध्यान से अगर हम देखेंगे गाइस तो देखो इसके अंदर क्या बोला। सेकंड नंबर के पॉइंट के अंदर बोला कि लिथियम मैग्नीशियम वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट होते हैं। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऊपर से नीचे वाटर के साथ रिएक्ट की टेंडेंसी बढ़ती है, क्योंकि ऊपर है तो इनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ कम रहेगी। उस दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से देखना, उनका ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के बारे में बता रहे हैं कि ये कम सोल्यूबल है, less soluble, and their hydroxide decomposes on heating both form a nitride and by direct combination with nitrogen। तो सेकंड पॉइंट के अंदर तीन चीजें एक्सप्लेन की है। पहली तो वाटर के साथ रिएक्टिविटी, दोनों की वाटर के साथ रिएक्टिविटी कम है। दूसरा, दोनों का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो लेस सोल्यूबल होता है। लेस सोल्यूबल इसलिए होता है क्योंकि ऊपर वाले जो होते हैं वो मोर कोवेलेंट होते हैं। मोर कोवेलेंट होने की वजह से पानी के अंदर उनकी सोल्यूबिलिटी कम होती है, क्योंकि पानी में मोर आयनिक वाला कंपाउंड मोर सोल्यूबल होता है। तो ये ऊपर होने की वजह से ये पार्शियल कोवेलेंट होते हैं, और पार्शियल कोवेलेंट होने के कारण इनकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए कम सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। दूसरा पॉइंट बताया कि इनका जो ऑक्साइड या इनका जो हाइड्रोक्साइड है LiOH और इसका MgOH/2, इसका LiOH और इसका MgOH/2, अगर हम उनको हीट करेंगे तो ही वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो सेपरेट हो जाएगा। विदाउट हीट वो डिकम्पोज या सेपरेट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मोर बेसिक नहीं, लेस बेसिक होता है। अगर वो मोर बेसिक होता तो अपने आप आसानी से डिकम्पोज हो जाता था, वो लेस बेसिक होने की वजह से आसानी से डिकम्पोज नहीं होगा, उसको हमें हीट देना पड़ेगा। फिर उसका नेक्स्ट तीसरा नंबर का पॉइंट उसी में बता रहे हैं, सेकंड वाले पॉइंट में, वो ये कि जैसा लिथियम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर Li3n बनाता है,
वैसा मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके Mg3N2 बनाता है, मतलब दोनों एक दूसरे के नाइट्राइड बनाते हैं। नाइट्राइड अगर आप देखेंगे तो नाइट्राइड बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे कि जो ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ऑक्साइड बनाता है। दोनों के दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, दो में से कोई भी सुपर ऑक्साइड बनाते नहीं। तो बता रहे कि लिथियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्साइड ही बना रहेगा, वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वो आपका सुपर ऑक्साइड कभी बनाएगा नहीं, क्योंकि सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए कटाइन का साइज बड़ा होना जरूरी होता है। इन दोनों का साइज उतना बड़ा होता नहीं है ताकि ये कटाइन बना सके, वो सुपर ऑक्साइड बना सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बता रहे हैं जो कार्बोनेट है लिथियम एंड मैग्नीशियम का, वो डिकम्पोज होता है आसानी से हीट करने पर, ये फॉर्म करता है ऑक्साइड HCO2। तो लिथियम का कार्बोनेट रहे या फिर मैग्नीशियम का कार्बोनेट रहे, दोनों का कार्बोनेट जब आपका डिकम्पोज होता है तो उनका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि देख लो, लिथियम का कार्बोनेट Li2CO3, मैग्नीशियम का कार्बोनेट Mg2 MgCO3, ठीक है। और ये डिकम्पोज होकर इनका ऑक्साइड Li2O और क्या बनाएगा CO2, ये डिकम्पोज होकर MgO और ये क्या बनाएगा CO2 बनाएगा। गाइस इस बात को याद रखना, दोनों की सिमिलरिटी है। नेक्स्ट बता रहे हैं कि लिथियम का जो क्लोराइड है, लिथियम का जो क्लोराइड है अगर आप ध्यान से देखेंगे, सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्म बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। जैसे आपने देखा था कि लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, वैसा मैग्नीशियम का भी नहीं होता है। उसके बाद 5वें नंबर के पॉइंट के अंदर बता रहे हैं कि लिथियम का क्लोराइड एंड मैग्नीशियम का जो क्लोराइड है वो सोल्यूबल होता है इथेनॉल के अंदर, वो दोनों के दोनों क्लोराइड इथेनॉल के अंदर सोल्यूबल होते हैं और वाटर के अंदर इनकी सोल्यूबिलिटी कम होती है, हमने पहले ही डिस्कस किया था, क्योंकि वो मोर कोवैलेंट होते हैं इसलिए। उसके बाद बोथ लिथियम का क्लोराइड एंड मैग्नीशियम का जो क्लोराइड है वो डिलिक्विसेंट होते हैं, और डिलिक्विसेंट होने के साथ साथ ये क्रिस्टलाइन फॉर्म एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रेट हो जाता है। और लिथियम का क्लोराइड तो हमने पहले भी देख लिया था LiCl.H2O ट्वाइस ऑफ H2, वैसे मैग्नीशियम का भी MgCl2.8H2O। तो दोनों के दोनों हाइड्रेट हो जाते हैं और हाइड्रेट होके ये इनका क्लोराइड ऑनली क्लोराइड, ये भी हमने डिस्कस किया था, लिथियम का जैसे क्लोराइड हाइड्रेट हो जाता है वैसे मैग्नीशियम का भी क्लोराइड हाइड्रेट हो जाता है। सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिथियम के क्लोराइड के अंदर 2 होते हैं, वैसे मैग्नीशियम के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 8 होते हैं। इसलिए आप फॉर्मूला देख लो, आपको दिया होगा LiCl.2H2 LiCl.8H2O। तो 6 पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज हमने देखी। कौन सी एक बार क्विक तरीके से बता दो। पहला, लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा हार्ड है। दूसरे पॉइंट के अंदर बोला कि लिथियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट होते हैं, और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होता है लिथियम और मैग्नीशियम का वो लेस सोल्यूबल होता है, और जो हाइड्रोक्साइड होता है लिथियम एंड मैग्नीशियम का उनको हीट देने पर ही डिकम्पोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया लिथियम और आपका मैग्नीशियम दोनों के दोनों नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रेट बना देते हैं। अगले पॉइंट के अंदर हमने कहा कि लिथियम मैग्नीशियम सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। उसके बाद लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिथियम का रहे कि मैग्नीशियम का रहे, जो कार्बोनेट होता है वो डिकम्पोज होकर उसका ऑक्साइड एंड CO2 रिलीज कर देता है। फिर उसके बाद अगले पॉइंट के अंदर कहा कि लिथियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का क्लोराइड है वो इथेनॉल के अंदर सोल्यूबल होते हैं। फिर उसके बाद लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के क्लोराइड जो है वो हाइड्रेटेड कंपाउंड बना देते हैं। ये तो हमने गाइस देख लिया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लो अभी सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम, जिसके अंदर सोडियम के अलग अलग कंपाउंड को अभी हम गाइस डिस्कस करने वाले हैं। इस पॉइंट के अंदर जो पहला वाला कंपाउंड है, अगर आप देखेंगे सोडियम के कई प्रकार के कंपाउंड है, जिसमें से पहला कंपाउंड गाइस अगर आप देख रहे होंगे तो उस कंपाउंड के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये Na2CO3 होता है, लेकिन ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Na2CO3.10H2O। तो आपके सोडियम कार्बोनेट का वैसे फॉर्मूला क्या है Na2CO3, लेकिन ये हमेशा एग्जिस्ट करता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, दैट इज Na2CO3.10H2O आपकी बुक के अंदर दिया है। और उसी को हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। और यहाँ पर उसी सोडियम कार्बोनेट को बनाने की हमें प्रोसेस दी गई है, और इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर कई बार MCQ आ चुका है। तो एंट्रेंस में इसके ऊपर क्योंकि MCQ आ चुका है, इसलिए हमें गाइज इसको बहुत अच्छे से सीरियसली करना पड़ेगा। वही हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लो, सोडियम कार्बोनेट के बारे में बता रहे कि सोडियम कार्बोनेट हमेशा सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है। इसी प्रोसेस को सोडा अमाइड प्रोसेस भी कहते हैं, लेकिन वो इसमें नहीं दिया, बोर्ड में दिया, फिलहाल छोड़ दो, आप उसका दूसरा नाम मत याद रखो। आप सिर्फ याद रखो कि सोडियम कार्बोनेट कौन सी प्रोसेस से बनाया जाता है। तो आपने याद रखना, सोडियम प्रोसेस को बनाया जाता है सॉल्वे प्रोसेस। और सॉल्वे प्रोसेस से किस तरीके से बनाया जाता है, तो सॉल्वे प्रोसेस से इसको बनाने के लिए अपने को 3-4 चीज़ों की जरूरत है। सबसे पहले अपने को वाटर चाहिए, दूसरा अपने को CO2 चाहिए,
तीसरा अपने को अमोनिया चाहिए, और चौथा अपने को चाहिए NaCl। तो देखो क्या क्या चीज़ें ली है मैंने, आपके बुक के अंदर वैसे रिएक्शन लिख के दिए। 4 चीज़ें चाहिए अपने को, एक चाहिए NaCl, दूसरा चाहिए वाटर, तीसरा चाहिए CO2 और चौथा चाहिए अमोनिया। देखो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास NaCl का सोल्यूशन रहेगा। NaCl का जब मैं सोल्यूशन कह रहा हूँ तो NaCl का सोल्यूशन रहेगा। उस NaCl के सोल्यूशन को हमने सैचुरेटेड कर देना है अमोनिया से। NaCl के सोल्यूशन को सैचुरेटेड कर देना अमोनिया से, इसका मतलब NaCl के सोल्यूशन में अमोनिया डाल देना। इतना डाल देना है कि NaCl का जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है वो अमोनिया से सैचुरेटेड हो जाए, यानी कि उसके अंदर पूरी तरीके से अमोनिया घुल मिल जाए, जितने भी इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसके अंदर। तो मैं कहूँगा सबसे पहले मेरे पास NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सोल्यूशन है, जब मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो इसका मतलब वाटर के साथ है। तो NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन रहेगा, उसमें से मैं क्या पास उसको मैं सैचुरेटेड कर दूंगा अमोनिया से। इतनी बात क्लियर है। और फिर मैं उसमें से पास करूंगा CO2, फिर मैं उसमें से क्या पास करूंगा CO2। इतनी बातें याद रखना। क्या कहा मैंने, बताना एक बार फिर से। NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा, उसको मैं सैचुरेटेड कर दूंगा अमोनिया से, और फिर बाद में उसमें से क्या पास करूंगा, CO2 पास करूंगा। अब देखो कंटेनर के अंदर तो NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, आपने उसको अमोनिया से सैचुरेटेड कर दिया, पास किया CO2, लेकिन वो CO2 किसके साथ रिएक्ट हो रहा है गाइज, आपको पहली रिएक्शन दिखाई दे रही है कि आपके बुक के अंदर बता देना CO2 किसके साथ रिएक्ट हो रहा है। सोल्यूशन था NaCl का जो कि सैचुरेटेड विद NH3 था, लेकिन उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, NaCl के साथ बिल्कुल नहीं रिएक्ट हो रहा है, वो आपका रिएक्ट अमोनिया के साथ। तो ये जो हमारा NaCl का सॉल्यूशन था, मुझे लिखने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होगी, बुक में देखते रहो, मैं इधर ही लिख देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में से NH3 से हमने उसको सैचुरेटेड कर दिया था NaCl के सॉल्यूशन को। तो जो NH3 है वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा, उसमें वाटर भी है, उसमें NaCl भी है, लेकिन हमने पास किया हुआ CO2। तो ये जो CO2 है, इन दोनों के साथ रिएक्ट होकर देखो क्या बना रहा है। NH3 के अंदर देखो, मैं इसका एक H डाल दूंगा और इसका एक H डाल दूंगा, दो NH3 में दो H डाल दूंगा तो NH4 हो जाएंगे, दो NH4 और ये आपके C। अरे कुछ बैलेंस नहीं हुआ यार रिएक्शन ठीक से। NH4/2 मैं लिख देता हूँ पहले, प्रोडक्ट NH4/2 अमोनियम कार्बोनेट बनना चाहिए, CO3 और एक H आ गया, और एक ये, हाँ बैलेंस हो गया बैलेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब ध्यान से देखना क्या है, ये सोल्यूशन मेरा किसका था, पहले NaCl का एक्वस सोल्यूशन था, मतलब NaCl का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन था, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। उस NaCl के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में से मैंने पास किया हुआ था, पास नहीं किया था मैंने, उसमें अमोनिया पास करके उसको सैचुरेटेड बना दिया था। तो कंप्लीट अमोनिया पास करके NaCl के सोल्यूशन के अंदर NaCl के सोल्यूशन को सैचुरेटेड विद अमोनिया कर दिया, फिर उसमें से CO2 पास किया। ये जो मैंने CO2 पास किया हुआ है, ये CO2 क्या करता है भाई, ये CO2 बेसिकली उस सॉल्यूशन में से अमोनिया और वाटर के साथ रिएक्ट होकर अमोनियम कार्बोनेट बना देता है। तो उस सॉल्यूशन में NaCl भी था, लेकिन गाइस NaCl के साथ वो रिएक्ट नहीं हुआ, वो किसके साथ रिएक्ट हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमोनिया और वाटर के साथ रिएक्ट हो गया। और इसके अंदर बैलेंस कैसे हुआ, बैलेंस करने के लिए दो अमोनिया के मॉलिक्यूल है, इसमें से दो हाइड्रोजन दो NH3 के अंदर ऐड अगर हो जाते हैं तो दो NH4 बनते हैं, दो NH4 और ये CO2 और एक O कंबाइन हो जाएगा, तो NH4/2 CO3 अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। गाइज ये पहली स्टेप के अंदर जो अपने को प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट दोबारा इनके साथ रिएक्ट होता है। देखो आपके बुक के अंदर दिया भी होगा, ये पहली स्टेप का जो प्रोडक्ट है अमोनियम कार्बोनेट, ये फिर से वाटर एंड CO3 के साथ दोबारा कंबाइन हो रहा है, क्योंकि ये बनने के बाद दोबारा कंबाइन होगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। कैसे देख लो, अब इसमें से एक H इसके देखो, अभी CO3 भी अभी देखना कितने हैं, इसका एक हो, अगर मैं इसको, अरे यार CO2 चाहिए था, अगर इसका एक हो मैं इसको दे दूंगा CO2 को, तो ये CO3 बन जाएगा, बराबर है। इसका एक हो CO2 को दे दूंगा तो CO3 बनेगा, और ये दो H है ना, दो H इस बीच दो, एक CO3 और ये को इसके साथ कंबाइन होकर दो CO3 हो जाएंगे, दो CO3H और ये NH4 भी दो बार। तो देखो मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, NH4/2 ये तो दो बार है ही, दो H आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो H है ना, मैंने एक ही बार लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद कार्बोनेट भी देख लो। अब बस इतना बताना, अरे यार गलत हो गया, ऐसा लिख दो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, कुछ कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से, बैलेंस नहीं हो गई मेरी रिएक्शन। NH4, अरे यार इसको NH4 लिखना चाहिए था अमोनियम, और इसको दो बार लिखना चाहिए था। अब चेक करो बैलेंस हुआ कि नहीं मेरा रिएक्शन, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बन। अब रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। कैसे बैलेंस किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट था,
इसके अंदर एक H आ जाएगा, तो एक अमोनियम, एक हाइड्रोजन और एक कार्बोनेट, मतलब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते। दूसरा भी अमोनियम, दूसरा हाइड्रोजन और दूसरा ये CO2 और एक कंबाइन होकर कार्बोनेट बनता है, तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपने को 2 बार मिलेगा। तो बेसिकली देखो पहली 2 स्टेप के अंदर क्या हुआ, हमारे पास एक्वेस सॉल्यूशन था NaCl का, जिसको हमने सैचुरेटेड कर दिया था अमोनिया से, उसमें से हमने CO2 पास कर दिया। वो जो CO2 है अमोनियम वाटर के साथ रिएक्ट होकर कार्बोनेट बना दिया उसने, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट जो है दोबारा वाटर एंड CO2 के साथ रिएक्ट होकर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहा है। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, ये NaCl के साथ अब रिएक्ट होगा। अब ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCl के साथ देखो कैसा रिएक्ट होता है। तो ये हमने NaCl ले लिया। अब ये NaCl के साथ कैसे रिएक्ट होगा, तो ये जो आपका NH4 है ये पॉजिटिव पार्ट होता है, इस पॉजिटिव पार्ट को NaCl का Na प्लस पॉजिटिव पार्ट रिप्लेस कर देगा और अपने को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। और यहाँ से जो NH4 निकला बाहर, वो Cl के साथ जाके NH4Cl दे देगा गाइस, मिला। फिर उसके बाद देख लो सर, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो मिल गया। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा ये सोल्यूशन में मिलेगा, उस सोल्यूशन में मिलेगा जहाँ पर वाटर भी है, बट ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी सोल्यूशन में कम होने की वजह से ये आपका प्रेसिपिटेट होके निकल जाएगा। और ये जैसे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होके जैसे निकलेगा, इस प्रेसिपिटेट को अगर मैं हीट कर दूंगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस प्रेसिपिटेट को अगर मैं हीट करूंगा, देखो हीट कर देता हूं, तो इससे अपने को कार्बोनेट मिलेगा। कैसे मिलेगा, 2 ले लिया बैलेंस करने के लिए, अब ये बनाता है Na2CO3 H2O एंड CO2। चाहिए तो आप चेक कर लो बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल लिए, इसको मैं हीट कर दूंगा तो 2 ये बनाता है Na2CO3, फिर H2O एंड CO3, नहीं यार गाइस CO2 लिखना चाहिए था, गलती से लिख दिया, तो CO2 बना देता है। फिर उसके बाद ये तो मिल चुका है। इस तरीके से हम 4 स्टेप को परफॉर्म करके हमारा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट तो बना लेंगे, लेकिन इस रिएक्शन में जो हमारा अमोनिया था वो तो वेस्ट चला गया। उस अमोनिया को अगर आप दोबारा रिकवर करना चाहते हो तो हमारा अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया भाई, पहले अमोनिया हमारा NH4 में गया था, फिर हमारा NH4 फिर भी NH4 में है, और फिर ये NH4 हमारा Cl के साथ गया, मतलब अमोनिया हमारा NH4Cl के अंदर है। इस NH4Cl में से अगर तुम अमोनिया रिकवर करना चाहते हो तो इस NH4Cl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर लो। आई होप आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अरे हाँ या ना बताओ, बढ़िया से बढ़िया, 1 नंबर। फिर उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, बैलेंस करने के लिए मैं 2 बार ले लूंगा, 2 Ca, अरे यार इसको 2 बार नहीं लेना था, 2 बार इसको लेना था। ये जो 2 Ca है ये 2 Cl के साथ जाके ट्वाइस ऑफ क्या बना देंगे, एक CaCl2 बना देंगे, 2 Cl एक Ca के साथ जाके CaCl2 बना देंगे। और ये आपको NH4 दिखाई दे रहा है, कितने NH4 हैं, 2 NH4 है, 2 NH4 में से मैं 2 NH3 अलग कर लेता हूँ, तो 2 H बच गए ना भाई, यहाँ के 2 H बच गए, और ये 2 H के साथ कंबाइन होके ट्वाइस ऑफ क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। आपके बुक के अंदर देख लो क्या इस तरीके से आपको रिएक्शन लिखी हुई मिल रही है, हाँ या ना। अगर मिल रहे होंगे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं मिल रहे होंगे तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि पूरी रिएक्शन बता दो, समझा दो, तो आपने क्या समझा देना, बहुत आसान तरीके से बोलना, ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है ये सॉल्वे प्रोसेस से बनता है। सॉल्वे प्रोसेस से बनाने के लिए हमारे पास 4 चीज़ों की जरूरत होती है, NaCl, वाटर, CO2 और NH3। सबसे पहले कंटेनर लेना, इस कंटेनर के अंदर NaCl एंड वाटर मिला देना और उनका सोल्यूशन बना देना। वो हमारा NaCl का सोल्यूशन रहेगा, उस सोल्यूशन के अंदर अमोनिया डाल के उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देना, इतना अमोनिया डाल देना कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए अमोनिया का। फिर ये बनने के बाद उसमें से CO2 पास करना। अब देखो कंटेनर में क्या क्या है, कंटेनर में है NaCl, वाटर एंड अमोनिया, फिर आपने CO2 पास किया, लेकिन जो CO2 आपने पास किया वो CO2 कंटेनर के NH3 एंड वाटर के साथ रिएक्ट होता है, NaCl के साथ नहीं होता। पहले जो CO2 NH3 एंड वाटर के साथ रिएक्ट होके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट दोबारा वाटर एंड CO2 के साथ रिएक्ट होकर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, और जो आपका अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है वो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCl के साथ कंबाइन होता है बाद में ये बनने के बाद, और ये अपने को NaCO3 देता है और अमोनियम क्लोराइड देता है। NaCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपका सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्युबल होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसकी सोल्युबिलिटी कम होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सोल्युबिलिटी कम होने की वजह से वो आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर वो प्रेसिपिटेट होने के बाद उसको हीट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगली चीज़ क्या, हमारा जो अमोनिया है वो NH4Cl के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हो तो अमोनिया को रिकवर करने के लिए NH4Cl को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर दो,
तो वो CaCl2 NH3 एंड वाटर बना के आपका अमोनिया आपको दोबारा वापस दिला देंगे। इस रिएक्शन में याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही प्रेसिपिटेट होता है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेसिपिटेट नहीं होता है। इसलिए इस रिएक्शन से अगर अपने को Na2CO3 के जगह K2CO3 बनाना है, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट बनाना है, तो वो हम बना सकते नहीं है, क्योंकि हमें जो बनाना है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होना चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए हम सोडियम कार्बोनेट बना पाते हैं। पोटेशियम जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट नहीं होता है, इसलिए हम पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते नहीं है गाइस। तो इस रिएक्शन के लिए इतना याद रखना। अगला देखो इस टॉपिक क्या दिया है उस रिएक्शन के बाद। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा अगला टॉपिक के अंदर आपको लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही आसान और किड्स कलेक्शन प्रॉपर्टीज है, बच्चों वाली प्रॉपर्टीज है। किस तरीके से इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान देके बढ़िया से देखो। पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज के अंदर बता रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अपने को याद होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट, अंडरलाइन मार देना कि सोडियम कार्बोनेट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो कि आपका एग्जिस्ट करता है डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में। भाई डेकाहाइड्रेट का मतलब है 10 वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करते हैं, इसलिए उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। उसके बाद इसी को हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, और वो आसानी से पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो पानी के अंदर जल्दी से डिसोसिएट होकर आयन बना देता है प्लस के और CO3 2- के। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में बता रहे हैं, आपके बुक के अंदर रिएक्शन भी दिए है। वो जो डेकाहाइड्राइड है उसको 373 केल्विन पे अगर हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर देता है। तो ये हमारा Na2CO3.10H2O होता है। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो ये बनाता है हमारा Na2CO3 डॉट हाउ मेनी H2, ओनली 1 H2O, और 9 वाटर हमारे अलग हो जाएंगे। तो मैं अगर इसको हीट करूंगा 373 केल्विन पे, एनसीईआरटी में 375 भी लिखा है, थोड़ा करेक्शन कर लेना उसको। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट का जो डेकाहाइड्रेट है उसको हीट कर दूंगा 373 केल्विन पे, तो ये मोनोहाइड्रेट बनाता है और 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हीट अलग कर देता है। फिर इसको और अगर मैं हीट करूंगा 373 केल्विन के ऊपर अबव, तो ये भी वाटर निकल जाता है और ये अपने को देता है Na2CO3 दे देता है। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एक रिएक्शन आएगी बोर्ड में, आपका चैप्टर चल ही रहा है, आपको मालूम है कौन सा, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। वो जो बोर्ड में चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर एक रिएक्शन है, उसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। फिलहाल आपका अगर नहीं हुआ होगा तो आपको नहीं समझेगा, लेकिन उस रिएक्शन में कहा गया है कि Na2CO3 बेसिक नेचर का होता है। ये Na2CO3 बेसिक नेचर का होता है। भाई Na2CO3 बेसिक नहीं होता है, Na2CO3 का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है। फिर मन में के अंदर सवाल आता है कि सर Na2CO3 का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक क्यों होता है, इसका कारण बताता हूँ इधर लिख के। तो आपका जो Na2CO3 है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इसको अगर पानी में ले लेंगे तो पानी देखो मैं 2 ले रहा हूँ, Na2CO3 का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको मैं पानी के अंदर ले लूंगा तो पानी में 2 ले लेता हूँ, 2 वाटर को मैंने HOH इस तरीके से लिख दिया। इसमें होता क्या है, Na जो है OH के साथ चला जाएगा, 2 Na 2 OH के साथ जाके ट्वाइस ऑफ क्या बना देंगे आपके NaOH बना देंगे, और यहाँ से CO3 और ये 2 H कंबाइन होके H2CO3 बना देंगे। इट इज अ वीक एसिड एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं जब भी Na2CO3 का यानी कि सोडियम कार्बोनेट का यानी कि वॉशिंग सोडा का जब भी एक्वस सॉल्यूशन लूंगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड बनाता है, इसलिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक, क्योंकि ये बेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से OH माइनस के आयन देने से उसका सॉल्यूशन बेसिक रहेगा। तो हमेशा एक बात को याद रखना, Na2CO3 इज नॉट बेसिक इन नेचर। Na2CO3 इज सॉल्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट, लेकिन उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे तो वो आपका बेस बनाता है, इसलिए कहा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन आपका बेसिक नेचर का होता है। गाइज इसके बाद अगला टॉपिक देख लो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूजेस दिए हैं, बच्चों वाले यूजेस है एकदम। इसके बारे में बता रहे कि इट इज यूज इन द वाटर सॉफ्टनिंग एंड लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब होता है वाटर के अंदर जो आपका Mg2+ और Ca2+ के आयन का प्रमाण अगर ज्यादा हो गया, वाटर के अंदर अगर आपके Mg2+ एंड Ca2+ का प्रमाण अगर ज्यादा हो जाता है तो वाटर हार्ड बन जाता है। उसी हार्ड वाटर में से Mg2+ एंड Ca2+ के प्रमाण को कम करके उसको सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए हमारे सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। उसके बाद लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग। लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग बताने की जरूरत क्या नहीं है मुझे, ये क्या होता है आपको बहुत अच्छे से मालूम है। फिर इसके बाद इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास सोप, बोरेक्स एंड कॉस्टिक सोडा। भाई ग्लास सोप, बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा, इसमें से कुछ चीजें आपको पता है, बोरेक्स आपको पता नहीं होगा। बोरेक्स क्या होता है बहुत अच्छे से मैं बता देता हूँ आपको।
बोरैक्स आएगा, एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड आता है आपका ग्रुप नंबर 13 में। जैसे हम पी ब्लॉक चालू करेंगे, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 आता है, उस ग्रुप नंबर 13 के अंदर बोरैक्स नाम का कंपाउंड बनाने के लिए हमारा सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है गाइज। अगला यूजेस के अंदर देखेंगे, इट इज यूज इन पेपर, पेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और उसके बाद लास्टली बता रहे हैं कि इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आपको अच्छे से मालूम है क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है अगर आपको कोई बोले कि सॉल्यूशन के अंदर पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो प्रेजेंस बताना, प्रेजेंस चेक करना कि पर्टिकुलर आयन, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं, ये बताना मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस करना। और उसका अमाउंट बताना कि वो प्रेजेंट है तो कितना प्रेजेंट है, उसका अमाउंट कितना है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, वो बताना मतलब क्वालिटेटिव नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। तो पर्टिकुलर आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम का प्रेजेंस बताना मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस, और उसका अमाउंट बताना मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस। गैस इस बात को याद रखना। अगला कंपाउंड आप देखो, आपको दिखाई दे रहा है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं NaCl की। NaCl के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन इसके सोर्स के बारे में जरूर क्वेश्चन आता है। एक बारी में इसके सोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था, इसी पैराग्राफ में से पूछा था, जो कोई नहीं सोच सकता उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बना के पूछा था। मैं बताऊंगा वो क्या था, फिलहाल आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लो। इसके बता रहे ये मोस्ट अबेंडेंट सोर्स सोडियम क्लोराइड का सी वाटर होता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपने को समुद्र के अंदर ही नमक ज्यादा मिल जाता है, जिसके अंदर करीब करीब 2.7 to 2.9% पूरे का आपका NaCl उतना परसेंट होता है। उसके बाद बता रहे हैं इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया कॉमन सॉल्ट जनरली ऑब्टेन्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को इवापोरेट करके हम कॉमन सॉल्ट NaCl ऑब्टेन करते हैं, और करीब करीब कितना टन वो मिलता है, 50 लाख टन प्रोड्यूस होता है एनुअली। वो टन वन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद बता रहे कि क्रूड वाला सोडियम क्लोराइड जनरली हमें कैसे ऑब्टेन होता है, तो क्रिस्टलाइज सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन का मतलब होता है एक्वस NaCl। एक्वस NaCl के सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन कहा जाता है, और उसका क्रिस्टलाइजेशन अगर हम करेंगे तो हमें उसमें से NaCl मिलता है, जिसके अंदर सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये सारे भी प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम उसको प्योर NaCl नहीं बल्कि क्रूड NaCl कहते हैं। उसके बाद बता रहे कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड ये सारी इंप्योरिटीज है बिकॉज दे आर डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट का मतलब होता है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब आसानी से कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। मॉइस्चर मतलब वाटर पर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जो आसानी से मॉइस्चर यानी कि वाटर पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं हम उसको डेलिक्विसेंट कहते हैं। उसके बाद बता रहे कि उनको प्योर फॉर्म में अगर अपने को ऑब्टेन करना है तो ऑब्टेन्ड प्योर सोडियम क्लोराइड तो हमें क्या करना पड़ता है, तो क्रूड वाला जो हमारा सॉल्ट है जिसके अंदर ये सारी इंप्योरिटीज रहती है, जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया, इन सारी इंप्योरिटीज को डिजॉल्व करना पड़ता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, फिर उनका फिल्ट्रेशन करके उनमें से इनसोल्यूबल वाली इंप्योरिटीज को रिमूव करके क्रूड वाला NaCl हमें मिल जाता है। फिर बाद में जो हमारा सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन को हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी कि HCl गैस से सैचुरेटेड कर देंगे, और HCl गैस से सैचुरेटेड करने के बाद अपने को जो क्रिस्टल मिलेंगे वो रहेंगे प्योर क्लोराइड के NaCl के क्रिस्टल। उसके बाद कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड जो है बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है NaCl के कंपेरिजन में, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन के अंदर ही आपका प्रेजेंट रहता है। तो गाइज अगर किसी ने पूछा कि NaCl कैसे मिलता है, तो हमने कहना कि जो हमारा सी वाटर है, सी वाटर को अगर हम इवापोरेट कर देंगे तो सी वाटर को इवापोरेट करने के बाद अपने को क्रूड वाला NaCl मिलता है, क्योंकि उसके साथ साथ कुछ इंप्योरिटी वहीं पर प्रेजेंट रहती है। फिर इस क्रूड वाले NaCl को अपने को क्या करना है, तो क्रूड वाले NaCl को उन्होंने क्या कहा था कि मिनिमम वाटर के अंदर डिजोल्व करना है, फिर उसमें से इनसोल्यूबल वाली इंप्योरिटीज को रिमूव करना है, और इनसोल्यूबल वाली इंप्योरिटीज को रिमूव करने के बाद फिर उसमें से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास कर देना है, फिर अपने को प्योर वाला NaCl मिल जाता है। और अंदर कुछ प्रमाण में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड भी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि NaCl के कंपैरिजन में कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड की थोड़ी सी सोलिबिलिटी अच्छी खासी होती है, इसलिए सॉल्यूशन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इसलिए आपको मालूम होगा पानी के अंदर हमेशा Mg2+ एंड Ca2+ के आयन रहते रहते, लेकिन इसका प्रेजेंस अगर बहुत ज़्यादा रहे तो वाटर हार्ड बन जाता है, हार्ड वाटर हम डाइजेस्ट कर सकते नहीं है, हमें हमेशा सॉफ्ट वाटर ही चाहिए। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो कोई काम का नहीं है। उसके बाद यूजेस देख लो आप सीधा सीधा। यूजेस के अंदर बता रहे कि इट इज यूज एज अ कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट फॉर द डोमेस्टिक पर्पज। ये बताने की जरूरत नहीं कि NaCl का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। दूसरा यूज बता रहे कि इसका इस्तेमाल करके हम कौन से कंपाउंड बनाते हैं, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, ये सारे कंपाउंड बनाते हैं। भाई NaCl वाले में कुछ खास नहीं था, खाली इसके सोर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कहाँ से मिलता है और प्रोसेस क्या है प्योर वाले NaCl को ऑब्टेन करने के क्रूड वाले NaCl से।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सोडियम का अगला कंपाउंड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, तो कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। जैसे हम सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं Na2CO3 को, वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, यानी कि NaOH को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इसके बारे में बता रहे हैं, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका क्वेश्चन आता है, और सेल के बारे में जरूर क्वेश्चन आता है। बता रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम किस प्रोसेस से बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम पूछा गया था 2 बार, और वो प्रोसेस है, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ कैशनल केल्नर सेल। तो ये कैशनल केल्नर सेल जो है, इस सेल की मदद से हम NaCl के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और उससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो क्योंकि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हुआ नहीं है तो इसलिए आपको पता नहीं कि इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह क्या होता है। 10th में थोड़ा बहुत पता होगा तो जानकारी होगी। इलेक्ट्रोलिसिस में करते क्या है, कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर हम सॉल्यूशन लेते हैं। किसका सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का। अब वो बोलते हैं कि यहाँ पे किसका सॉल्यूशन लो, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब NaCl का सॉल्यूशन लो। तो NaCl का हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे, जो भी है एक्वस या फिर मोल्टन सॉल्यूशन। फिर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डीप करेंगे, मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोड के वायर हम लगा देते हैं, बैटरी को लगा दिया। तो हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने सॉल्यूशन ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब NaCl का सॉल्यूशन। NaCl के सॉल्यूशन के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, कौन से मेटल के वो बताएंगे अभी। फिर बैटरी को इसके वायर जोड़ देंगे, और जैसे हम बैटरी का बटन दबाएंगे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और कैथोड मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होकर कंपाउंड मिलेगा, और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होकर एक अलग कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनेगा। तो वो सब कैसा बनता है अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, किसी ने पूछा तो बोलना इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन होता है उस इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाली प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। भाई इसी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करनी है अपने को। NaCl का सोल्यूशन लेके अगर मैं NaCl का सोल्यूशन लूँ, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करूँ कैशनल केल्नर सेल के अंदर, तो मुझे NaOH मिलता है। कैसे मिलता है आप बुक के अंदर देख लो, उसने ये भी बताया होगा कि कौन से मेटल के इलेक्ट्रोड लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बोलते हैं ब्राइन का सोल्यूशन लो। ब्राइन का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, ब्राइन का मतलब होता क्या है भाई, एक्वियस NaCl। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमने लेना है एक्वस NaCl का सोल्यूशन। फिर उसके बाद बोल रहे हैं उसके अंदर मर्क्यूरी का बना हुआ कैथोड लो और कार्बन का बना हुआ एनोड लो। मर्क्यूरी का बना हुआ कैथोड मतलब Hg का बना हुआ कैथोड लो, और कार्बन का बना हुआ, कार्बन मतलब ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड लो। तो एनोड हमारा कार्बन का रहेगा और मर्क्यूरी का बना हुआ हमारा कैथोड रहेगा। और फिर हम एक्वियस NaCl का सॉल्यूशन लेंगे और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एक कैशनल केल्नर सेल के अंदर। फिर ये जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उस समय ध्यान देके देखना क्या होता है। तो बोल रहे कि सोडियम जो है आपका डिस्चार्ज होता है कैथोड पे, और आपका एनोड पे क्या होता है, तो कैथोड पे वो डिस्चार्ज होता है। और कैथोड किसका बना हुआ है जरा बताना। तो कैथोड आपका मर्क्यूरी का है ना, तो मर्क्यूरी का कैथोड है, और ये मर्क्यूरी के कैथोड के ऊपर सोडियम आता है और वो हमारा बनाता है सोडियम अमलगम। तो किस तरीके से बनाता है ये मुझे आपको पूरा बताना ही पड़ेगा। हालांकि अगर मैं इस चैप्टर को NCERT के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाने के बाद लिया होता तो मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अभी हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ है। इसलिए गाइज मुझे आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट अभी थोड़ा बहुत तो भी समझाना पड़ेगा। तो अभी ध्यान देके बढ़िया से देख लो। 2-4 चीजें तो मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा डिटेल तो हम वो जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे उस समय देखने वाले हैं। अभी ध्यान देके देखना। थोड़ा बड़ा सा कंटेनर लेता हूँ, बोर्ड भी बड़ा है अपना, बस कंटेनर भी बड़ा ले लेते हैं। तो कंटेनर के अंदर मैंने इलेक्ट्रोड ले लिए, एक एनोड है दूसरा कैथोड है। इधर वाला कार्बन का हमारा एनोड है, दिस इज अ कार्बन एनोड, ठीक है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और फिर इधर वाला जो है हमारा कैथोड है, काय का बना हुआ कैथोड है, तो मर्क्यूरी का बना हुआ कैथोड है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेंगे। किसका सॉल्यूशन लिया मैंने, तो NaCl का सॉल्यूशन लिया, एक्वस NaCl। भाई एक्वस NaCl का मतलब क्या होता है जरा बताना। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन को एक्वस NaCl कहते हैं। तो ब्राइन यानी कि एक्वस NaCl का मैंने यहाँ पर गाइस सॉल्यूशन ले लिया है। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद क्या करना है अभी ध्यान देके देखना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना
एनोड जो है इसके अंदर ऑक्सीडेशन और कैथोड जो है उसके अंदर रिडक्शन होता है। ये पहला बात को याद रखना। अब एक्वस NaCl का सोल्यूशन है तो इसके अंदर Na+ और Cl- के आयन रहेंगे सोल्यूशन में, क्योंकि NaCl अंदर जाके डिसोसिएट होता है, Na+ और Cl- के आयन बनाता है। और ये एनोड पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और एक कैथोड जो है आपका ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, इस नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव पसंद है, ये भी बताने की जरूरत नहीं। तो होता क्या है, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ एनोड और कैथोड पे क्या होता है। तो आपका सबसे पहले कैथोड पे लिख देता हूँ। तो कैथोड मैं बता चुका हूँ, नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसकी तरफ पॉजिटिव आयन जाता है। और कैथोड पे याद ही कर लेना गाइस, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है। और रही बात एनोड की, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इस बात को याद ही कर लेना। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर होगा तो रात को 9 बजे या 11 बजे 12 बजे कितने भी बजे उठा गया भी और आपको पूछा जाए तो आप ऐसे ही बता दोगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब कैसे होता है रिएक्शन भी देख लो भाई, देख लेते रिएक्शन कैसे होगी। ये आपका नेगेटिव आयन है, इस नेगेटिव आयन की तरफ ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयन हमारा अट्रैक्ट हो जाता है। और अट्रैक्ट होकर देखो बुक के अंदर रिएक्शन लिख के दिया होगा, अब बताने की मुझे जरूरत नहीं किस तरीके से वो रिडक्शन रिएक्शन करेगा। रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका जो है Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपका Na बनाएगा। वैसे ये Na+ का आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बनाएगा और Na यहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ इस इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होगा। और ये इलेक्ट्रोड काय का बना हुआ है, मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी के ऊपर Na जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो मर्क्यूरी एक मेटल है, Na एक मेटल है, दो मेटल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो दोनों का क्या बनेगा, अलॉय बनेगा ना। और मर्क्यूरी का किसी भी मेटल के साथ के अलॉय को हम क्या कहते हैं बे, उसको हम कहते हैं अमालगम। तो यहाँ पे सोडियम मर्क्यूरी के साथ ऊपर जाके डिपॉजिट होगा, मतलब सोडियम मर्क्यूरी के ऊपर जाके डिपॉजिट होने से मर्क्यूरी के साथ वो अलॉय बना रहा है, इसलिए वो सोडियम अमालगम बनाएगा। तो किस तरीके से बनाता है आपकी बुक के अंदर रिएक्शन लिखा होगा, आप देख लो। मैंने भी लिखा हुआ है रिएक्शन एज इट इज, सिर्फ उन्होंने लिखा है कि यहाँ एरो के ऊपर लिखा है कि मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड है, यहाँ जाके डिपॉजिट होगा और इसके साथ Hg के साथ ये कंबाइन हो जाएगा, NaHg मतलब सोडियम अमालगम बनाता है। तो भाई एनोड पे अगर कैथोड पे अगर रिडक्शन रिएक्शन होगा तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cl- का आयन देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 गैस बना रहा होगा। तो Cl- का जो आयन है ये नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड के पास आएगा, तो यहाँ पे दो Cl- के आयन आपके दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और Cl2 गैस बना देंगे। तो इस तरीके से आपका Cl2 गैस बन जाता है। तो एनोड पे आपका सोडियम डिपॉजिट होकर सोडियम अमालगम बना रहा है, कैथोड पे आपका क्लोरीन गैस बन रहा है। फिर कहीं ना कहीं मन में सवाल आ रहा होगा, अरे सर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बना ही नहीं, हम क्या बना रहे थे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बना ही नहीं। देखो आपकी बुक के अंदर रिएक्शन आपको दिखाई दे रही हो, उसमें नीचे उन्होंने कहा हुआ एक छोटी सी रिएक्शन लिख के, बोलते हैं अमालगम जो अपना बनता है उसको ट्रीट किया जाएगा वाटर के साथ और ये अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। देखो नीचे मिला, छोटी सी रिएक्शन आपके बुक के अंदर लिखी हुई होगी। तो ये जो सोडियम अमालगम बनता है ये वाला, ये रिएक्शन हमने देखी अल्कोहल फिनल ईथर चैप्टर के अंदर। ये जो सोडियम अमालगम है NaHg वाटर के साथ कंबाइन होता है, ये ले वाटर ले लिया और ये क्या बना देता है, तो ये बना देता है अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे, तो Na आपका जाएगा OH के साथ, NaOH बन जाएगा, Hg आपका अलग हो जाएगा और H नेसेंट रह जाता था वहां पे। याद है क्या मैंने बताया था कौन से चैप्टर के अंदर, अल्कोहल फिनल ईथर चैप्टर के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में चौथे नंबर की रिएक्शन थी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड रिडक्शन वाली, वहां पे बताया था। अब यहाँ थोड़ा अलग तरीके से बैलेंस किया होगा उसने, मैंने एक लिया था वहां पे, यहाँ पर उन्होंने कितने मॉलिक्यूल इसके, दो लिए। अगर ये दो ले लेते तो भाई ये भी दो लेना पड़ेगा, तो दो NaOH बनेंगे अपने, फिर Hg भी अपने दो अलग हो जाएंगे और फिर आपके दो H जो है वो दो H आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे रे, H2 बना देंगे। तो देखो अगर किसी ने पूछा तुमको, अरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है जरा बताना, तो उसको बोलना क्या तेरे को एक कंटेनर चाहिए, कंटेनर के अंदर तो एक्वस सॉल्यूशन ले ले NaCl का, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल दे, एक इलेक्ट्रोड जो एनोड है आपका कार्बन का होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड है जो कि आपका Hg यानी कि मर्क्यूरी का होना चाहिए। फिर इसको बैटरी लगा, बैटरी का बटन दबा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाएंगी। तो जो सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, उस समय एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होगा। कैथोड पे आपका नेगेटिव टर्मिनल उसके तरफ पॉजिटिव आयन जाके डिपॉजिट हो जाएगा Na+ का, और Na+ का आयन आपका डिपॉजिट किसके ऊपर हो रहा है, मर्क्यूरी के ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए Na और मर्क्यूरी मतलब दो मेटल कंबाइन होकर अलॉय बनाएंगे और इसी अलॉय को हम सोडियम अमालगम कहेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गए
दो Cl माइनस के आयन जाएंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 गैस लिबरेट करेंगे। अरे सर यहाँ NaOH तो बना नहीं, ये तो हमारा सोडियम अमालगम जो है वो वाटर के साथ, उसी सोल्यूशन के वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा, या फिर हम उसको अलग निकाल लेंगे। तो जो हमारा सोडियम अमालगम है उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, वाटर के साथ ट्रीट करके NaOH के साथ जाके NaOH बना देगा, Hg प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में निकल के चला जाएगा। गाइज इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। अगला देखो उसके अंदर क्या कहा है, बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता है, व्हाइट वाला ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब जिसमें से लाइट पास हो सके। इसके बारे में बता रहे कि मेल्टिंग पॉइंट 91 केल्विन है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर आसानी से सोल्यूबल होता है, बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए पानी में आसानी से सोल्यूबल हो जाता है। अगला बता रहे कि क्रिस्टल जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो डिलिक्विसेंट होता है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द सरफेस react with CO2 in the atmosphere to form sodium hydrogen carbonate। तो भाई ये थोड़ी सी कमाल की लाइन है, इसको अंडरलाइन मार लेना। बोल रहे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो अपने सरफेस पे किसके साथ रिएक्ट होता है, एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ, और ये सोडियम कार्बोनेट बना देता है। गाइज उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर चलेंगे हम तो इसी के यूजेस दिए हुए, बच्चों वाले यूजेस हैं, पढ़ के भी समझ सकते हैं, लेकिन मेरा बताना फर्ज है इसलिए मैं बता रहा हूँ। यूजेस के अंदर बता रहे कि इसका इस्तेमाल होता है क्या बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सिंक और बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, बॉक्साइड जो है ये आपकी एल्यूमिनियम की ओर है। अब और समझते हो ना क्या होता है, आपको मालूम होगा, 9th-10th में तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे बता देता हूँ। मान लो मैंने माइनिंग किया, माइनिंग समझते हो, माइनिंग मतलब जमीन के अंदर खुदाई कर रहा हूँ, खुदाई करके जमीन के अंदर मैं माइनिंग कर रहा हूँ, माइनिंग करते करते बहुत नीचे चला गया, बहुत 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 ज्यादा नीचे चला गया, तो हम पहुंच जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। अर्थ क्रस्ट में अपने को बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, उन पत्थरों के अंदर कम या ज्यादा मात्रा में मेटल होता है। जिन पत्थर में कम या ज्यादा मात्रा में मेटल होता है उन सारे पत्थरों को हम मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनरल। और उसमें से वो पत्थर जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मेटल है वो नहीं, बल्कि वो पत्थर कि जिसमें से मेटल को अलग करने में हमें फायदा होने वाला है, ऐसे पत्थर को हम ओर कहते हैं। तो बताना एक बारी भाई और क्या होती है। पहले जमीन के अंदर माइनिंग करेंगे, माइनिंग करके हम अर्थ क्रस्ट में पहुंच जाएंगे, अर्थ क्रस्ट में बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, उनमें अलग अलग क्वांटिटी में मेटल रहेंगे, उन सभी को हम कहेंगे मिनरल। और उन मिनरल में से, जिस मिनरल में से मेटल अलग करने में हमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, उस मिनरल को हम क्या कहते हैं भाई, ओर कहते हैं। तो जितने भी ओर हैं, all the ores are mineral but all the minerals are not ore। तो इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ, खाली इतना याद रखो कि और क्या होता है। तो ये जो बॉक्साइड है ये एल्यूमिनियम की ओर होती है। अब इसी के बारे में बता रहे हैं कि इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, बॉक्साइड ये एल्यूमिनियम की ओर है, इस ओर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट रहती है। इसमें से इम्प्योरिटीज को अलग करके उस एल्यूमिनियम की ओर को प्यूरिफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं NaOH का। फिर गाइज उसके बाद अगला बात बता रहे हैं, इन द फॉर मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक, मतलब रॉ कॉटन को वेल फर्निश में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस के अंदर भी NaOH का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बता रहे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल, ये भी बनाने के लिए। एंड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, मतलब लेबोरेटरी के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कोई बेस होगा तो डेट इज नन अदर देन NaOH। और इसी NaOH को हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। नेक्स्ट आगे चलेंगे और उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले करेंगे, बाद में चैप्टर में आगे चलेंगे। वो बात कौन सी है, अगर आप ध्यान देंगे तो कैसे समझेंगे भाई, मोबाइल में मत देखो, सिर्फ इधर भी देख लो जरा सा कि कौन सा वाला हमारा अगला पॉइंट है, वो ध्यान देके बढ़िया से देख लो। आप बोलेंगे सर मोबाइल के अंदर हम ही को तो देखना, तुमको नहीं बोल रहा था, किसी और को बोल रहा था, ध्यान देके देख लो। अगला पॉइंट को VIP कर लो, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतना कमाल का चुन के सवाल पूछते हैं, उसके ऊपर हम BT हो जाते हैं यार। इसमें हमेशा इसका ड्रॉबैक है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना तो वो कंफ्यूजन हो जाता है और हम अक्सर बीट हो जाते हैं। इस चैप्टर में एक बात तुमको बता रहा हूँ, ऐसे अलग से लिख के रखना कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कौन सा क्रिस्टलाइन, कौन सा सिल्वरी, क्या क्या होता है, सब अलग से लिख के रखना, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। वो कंपाउंड का नाम नहीं बताएंगे, वो उसका अपीयरेंस बताएंगे, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है या फिर व्हाइट सॉलिड है, ये है वो है, ऐसा बताएंगे। उसके ऊपर से हमें अंदाजा लगाना है कि बात किसकी हो रही है, NaOH की हो रही है कि NaCO2 की हो रही है। तो इसको पहले से याद करके लिख लेना भाई अलग से, तभी क्वेश्चन आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब ध्यान देके बढ़िया से देख लो, अगला कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। और मुझे गाइस ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बता रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये डिकम्पोज होता है अगर हम इसको हीट करेंगे। ये एक रिएक्शन हमने पहले ही देख लिया, जब मैं लिखूंगा तब आप बोलेंगे अरे सर ये तो उसी का रिएक्शन को रिवर्स करना था, कौन से को अभी बताऊंगा। उसके बाद आगे देख लो, इसको जैसे डिकम्पोज इसके बारे में बता रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये डिकम्पोज होता है अगर इसको हीट करेंगे तो, और ये जनरेट करता है बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 की बबल प्रोड्यूस करता है। लिविंग होल इन द केक एंड पेस्ट्रीज मेकिंग देम लाइट एंड फ्लफी। आपने देखा होगा जब CO2 इसमें से पास होकर निकल जाता है केक में से वगैरह, तो वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है क्योंकि उसमें से CO2 निकल के चला गया है और वो CO2 अपने होल्स प्रोड्यूस करके रिलीज होके चला जाता है। बाद में बता रहे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाय सैचुरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही आसान, देख लिया हमने रिएक्शन। द व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर दैट इज टू बी अंडरलाइन। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर वो कभी नहीं बोलेंगे कंपाउंड का नाम लेके, वो बोलेंगे व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसा बोलेंगे व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। तो भाई व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर अगर कहा तो तुमने समझ जाना है बात किसकी हो रही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हो रही है। बीइंग सोल्यूबल गेट प्रेसिपिटेड आउट। देखो क्या है, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन ले लूंगा Na2CO3 का, Na2CO3 का सोल्यूशन लिया। सोल्यूशन जब ले रहा हूँ मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, तो सोल्यूशन लेने के लिए तो वाटर चाहिए ना, तो एक्वा सोल्यूशन ले लिया। इसमें से मैं पास करूंगा CO2, मतलब CO2 के साथ उसको सैचुरेटेड कर दिया, तब ये बना देता है NaHCO3। क्या बना देता भाई, NaHCO3, बैलेंस कर दिया। तो मैंने, अरे यार गलत लिखा था, आज पता नहीं क्या हो रहा है, CO3 की जगह CO2, CO2 की जगह CO3 हो रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट का मैंने सोल्यूशन ले लिया, उसमें से CO2 पास करके सैचुरेटेड करा, तो उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। और ये कैसी पाउडर होती है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता है सॉल्यूशन में, इसलिए प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये हमने देखा था ना, सॉल्यूबल प्रोसेस के अंदर भी ये सोल्यूबल नहीं होता है, इसलिए प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अपने को मिल जाएगा। भाई इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो, मतलब अगर आपको ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला तो इसको हीट करो उल्टा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट में। हमने ऐसा रिएक्शन तो देखा हुआ था, अब ऐसा रिएक्शन देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन लेके उसमें से CO2 पास करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है। इस बात को याद रखना है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखो आपको क्या दिया है। बोलते सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये माइल्ड एंटीसेप्टिक भी है फॉर स्किन इन्फेक्शन, इट इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, नीट में सवाल पूछने की बारी आएगी तो चुन चुन के लाइन पूछते हैं ना, वो तुमको तो मालूम है। नीट में लाइन ढूंढ ढूंढ के जिसके ऊपर हम सोचते हैं कि सवाल नहीं आएगा और उसी पॉइंट के ऊपर वो सवाल बना के पूछेंगे, तो वो ये पॉइंट है जिसके बारे में पूछ सकते हैं। बोलते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका माइल्ड एंटीसेप्टिक है स्किन इन्फेक्शन के लिए, साथ ही में फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब आग बुझाने का काम भी करता है। भाई आगे देख लो, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। कोई पॉइंट खास नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आता है। ये इसका अगर क्वेश्चन आ भी गया तो सिर्फ एंड सिर्फ नीट वालों का आता है, और इसमें जो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है ये नीट वाले को वैसे भी आता है, तो बता के कोई मतलब नहीं, JEE वालों को क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो ATP वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे लास्ट में, दिखा। ये ATP सारी चीजें बायोलॉजी वालों को समझ में आती है, ये JEE वालों को तो समझ में आती नहीं है, तो इसलिए JEE वालों ने सिर्फ एक बार इसको पढ़ लेना है। कुछ खास इसके अंदर नहीं है, नहीं भी दिया तो भी किया तो भी चल जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को स्किप करके हम सीधा सीधा बढ़ रहे आगे के पॉइंट की तरफ, क्योंकि उस पॉइंट में कुछ है ही नहीं, आप खुद ही पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एकदम बच्चों वाली चीज है, आप खुद ही बोलेंगे अरे सर कोई मतलब नहीं इसमें। सीधा सीधा अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। मिला क्या, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है भाई। तो ग्रुप 2 के जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। वो कौन से एलिमेंट हमने यहाँ लिखा हुआ था, अभी नहीं है, तो फिलहाल चालू कर देते हैं कौन से हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट है फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए ग्रुप 2 के एलिमेंट की तरफ हम बढ़ देते हैं। अगर आप बोलेंगे कि सर हो गया बस ग्रुप 1 खत्म कर दो, ग्रुप 2 को अगले वीडियो के अंदर लेना है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। आप बोलो, आपकी मर्जी, आप जैसा बोलेंगे वैसा। क्या करना है बताओ, कंटिन्यू कर ही लेते, फिर एक काम करते कंटिन्यू कर ही लेते, काय को ब्रेक लेने का। ब्रेक क्या लेके क्या मतलब थोड़ी है, किटकैट थोड़ी मिलना है ब्रेक लेके अपने को। तो ध्यान देके देखते, बढ़िया से ग्रुप 2 की बात कर लेंगे। ग्रुप 2 है सेकंड वाला हमारा कौन सा बेटा, महंगे कार सेंटर बाप रोए, कमाल का बाप है, कमाल का बेटा है।
तो भाई बेटा मांगे कार सेंटर, बाप रे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इनकी हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल का। वही सारी ट्रेंड्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो हमने ग्रुप 1 में डिस्कस किया था गाइस। ग्रुप 1 की जो हमारी ट्रेंड थी वो एज इट इज ट्रेंड हमारी ग्रुप 2 के अंदर आएगी, बस माइन्यूट उसके अंदर फर्क रहेगा। सीधा सीधा आप देख लो क्या क्या चीजें इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमेशा की तरह आता आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बताने की जरूरत नहीं है कि जो लास्ट ये जो पहली खास बात देखो इसमें, ये सेकंड पीरियड से चालू होता है, सेकंड पीरियड, और ये आपका 7th पीरियड है। देखो भाई ग्रुप 1 जो हमारा था फर्स्ट पीरियड से चालू होता था, हालांकि उसमें हाइड्रोजन था, बट हाइड्रोजन सिर्फ रखा हुआ है ग्रुप 1 में, बट दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप 1, बट ग्रुप 1 का वो पार्ट नहीं है। तो सेकंड पीरियड से चालू होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लिखेंगे तो इसका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, तो वैलेंस शेल का आएगा सेकंड पीरियड है, इसलिए 2s2, लास्ट शेल में 2 आते हैं ना सेकंड ग्रुप का होने की वजह से, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2, इस तरीके से होता है, इस बात को याद रखना है। आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने को नेक्स्ट पॉइंट दिया वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट, बाकी तुमको आता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया एटॉमिक आयनिक रेडाई। ये भी यार एकदम किड्स कलेक्शन पॉइंट है, बच्चों वाला पॉइंट है, आपको बताने की जरूरत है ही नहीं कि ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडाई भी बढ़ती है और ऊपर से नीचे आयनिक रेडाई भी बढ़ती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपने को मिला है टेबल। तो बस इस टेबल को देखते हुए आगे इस टेबल को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो टेबल के अंदर कौन सी चीजें भाई मुझे जल्दी जल्दी से बता दो। पहला वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे इस टेबल के अंदर, तो एटॉमिक नंबर हर ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, इधर भी ऊपर से नीचे बढ़ रही है। फिर उसके बाद एटॉमिक मास नंबर है, हर ग्रुप में बढ़ता है, इस ग्रुप में भी ऊपर से नीचे बढ़ ही रहा है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता चुका हूँ, वो आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे हर ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे बढ़ते जा रही है कि कम होते जाती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रही ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम 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 होते जाती है। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा है। देखो एक बार वैल्यू को देखो, उस ग्रुप की सारी वैल्यूज को देखो और उसमें बेरिलियम का वैल्यू को देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा है। कितनी ज्यादा है बताना, 899 दिया हुआ है, और फिर बाकियों की थोड़ी कम हो गई, कम 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 होती जा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेरिलियम टू मैग्नीशियम बहुत ज्यादा फर्क है, फिर मैग्नीशियम टू कैल्शियम भी ठीक ठाक फर्क है, लेकिन बाद में ऑलमोस्ट बहुत मिनिमम फर्क हो गया। और लास्ट में रेडियम का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अचानक से रेडियम का थोड़ा कम ज्यादा भी होगा, फर्क नहीं पड़ता, बाय द वे इट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसकी ट्रेंड को कंसीडर ना किया तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए याद रख लो कि ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी कम होती जा रही है, लेकिन रेडियम की वैल्यू थोड़ी सी आपकी बढ़ते जा रही है। अगर पूछे सबसे रेडियम कौन से नंबर पे आता है ऊपर से, तो देखो सबसे ज्यादा इसकी रहेगी, फिर इससे कम इसकी, फिर इसकी कम, इसकी कम, फिर इसकी कम होनी चाहिए, इसकी नहीं है, इसकी कम है, फिर इससे कम बेरियम की। इस बात को याद रखना, सीक्वेंस याद होना जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। और आयनाइजेशन एंथैल्पी बताने की जरूरत नहीं, क्या होती है किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी, और वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो हजारों बार हम देख चुके हैं अभी तक। फिर भाई हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगले वाले पॉइंट के अंदर तुम बता देना, टेबल के अंदर तुमको सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है। कमाल की बात है, इतनी कमाल की बात है कि इससे कमाल की कोई चीज ही मैंने आज तक नहीं देखी हुई है। मैं पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुका हूं कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब मैंने एस ब्लॉक शुरू किया था उसी स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अब अगर तुमने गलत जवाब दे दिया ना भाई, इस समय तो सच्ची बता रहा हूँ, इस मोबाइल में से हाथ डाल के वीडियो से यूट्यूब से बाहर आके फट से चपेट लगा दूंगा तुमको, अगर तुमने गलत जवाब दे दिया अभी। तो मैंने बताया था ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी बताते समय कि ग्रुप 1 की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और ग्रुप 2 की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में किसकी ज्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना, तो ग्रुप 2 की ज्यादा होती है, ग्रुप 1 की कम होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 की ज्यादा है, ग्रुप 1 की कम है। लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी, तो ग्रुप 1 की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, क्योंकि तब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ग्रुप 2 की क्या है, कम है। तो इस बात को याद रखना भाई, गलत जवाब मत देना, वरना मैं बता चुका हूँ कि क्या करने जाने वाला हो। ध्यान देके बढ़िया से आगे देखो, नेक्स्ट तुमको क्या दिखा रही है। अरे यार ये पेज नीचे चला गया मेरे इसमें, अब निकालो निकालो, जल्दी बताओ क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर तुमको क्या बता रहे हैं, ध्यान देके मेरे को सोच समझ के जल्दी से बता देना। अगला पॉइंट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला है। अभी एक कंपैरिजन वाली बात कर लो, हमेशा याद रखना फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में हमेशा सेकंड ज्यादा होता है। तो अब वैल्यूज को कंपेयर करो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है। सर ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तब इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है
और उसके कंपैरिजन में प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। अब ये कह सकते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है कंपैरिजन में, प्रोटॉन नहीं बढ़ते न्यूक्लियस के अंदर एज इन कंपैरिजन में। पहले जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन के निकल जाने की वजह से, बाद में इलेक्ट्रॉन के निकल जाने की वजह से उसके कंपैरिजन में, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से उसके कंपैरिजन में प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है। और प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। और भाई न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के रखेगा, इसलिए उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है। इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू गाइस हमेशा बहुत ही ज्यादा होती है, इस बात को तुमने याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट तुमको अगला पॉइंट दिया है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अबे हाइड्रेशन तो एक कलेक्शन पॉइंट है, करोड़ों बार हम इसको देख चुके हैं। जिसका साइज छोटा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तो इस ग्रुप में सबसे छोटा साइज बेरिलियम का, इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा है। कितना ज्यादा? लिथियम से भी ज्यादा है, क्योंकि लिथियम से इसका साइज छोटा रहता ना बेरिलियम का, इसलिए इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा है। इस बात को याद रखना। वो कि कितना ज्यादा है देख लो, -2494, मतलब ये 2494 किलो जूल की एनर्जी रिलीज करेगा। कौन? आपका बेरिलियम। फिर उसके बाद नेक्स्ट तुमको दिखाई दे रहा है मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर उसकी आयनाइजेशन, फिर उसके हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जा रही है। ऊपर से नीचे हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम क्यों कम होती जा रही है भाई? यहाँ पे याद रखना, माइनस ये नहीं है, नहीं तो आप मैथमेटिक्स लगाएंगे और ये सर -2494 छोटा रहता है, -1921 तो बड़ा रहता, फिर ऊपर से नीचे तो बढ़ रहे। अबे मैथमेटिक्स नहीं लगाना है यहाँ पे, तुमने क्या याद रखना है? यहाँ पे याद रखना है माइनस का मतलब लॉस। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा एनर्जी रिलीज हो रहा है। और कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है बेरिलियम का? जब हाइड्रेशन हो जाता है तो सबसे ज्यादा बेरिलियम के समय रिलीज हो रही है 2494, उससे कम रिलीज हो रही है मैग्नीशियम के समय, उससे कम नीचे नीचे रिलीज होती जा रही है। क्योंकि साइज बढ़ने से हाइड्रेशन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन। तो जैसा जैसा साइज बढ़ेगा वैसा वैसा हाइड्रेशन मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू धीरे धीरे कम कम होते जाती है ऊपर से नीचे। एक हजारों बार डिस्कस कर चुके। अगला पॉइंट देखो, मेटालिक रेडियस। भाई ये भी बताने की जरूरत नहीं। अगेन मेटालिक रेडियस आपके ऊपर से नीचे बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आते आते आपका शेल बढ़ता है ना, शेल बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ेगी, मेटालिक साइज बढ़ेगी, तो मेटालिक रेडियस तो बढ़नी ही बढ़नी है। उसके बाद अगला पॉइंट तुमको नेक्स्ट दिखाई क्या दे रहा है बताना, आयोनिक रेडियस, वो भी ऊपर से नीचे बढ़ेगी। अगला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ग्रुप 1 की तरह ही यहाँ पर भी बस एक एक्सेप्शन है, उसको याद रखना है, वो है मैग्नीशियम। देखा क्या? ग्रुप 1 में अगर आपको याद होगा, जैसे ऊपर से नीचे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते जा रहा था। क्यों कम होते जा रहा था? कारण बताया था, ऊपर वाले हार्ड एलिमेंट थे, सॉलिड में थे, नीचे वाला सॉफ्ट था, थोड़ा लिक्विड में था। इसलिए ग्रुप 1 के अंदर ऊपर से नीचे हार्डनेस कम हो रहा था, सॉफ्टनेस बढ़ रहा था, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था। सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते जा रहा है, विथ एक्सेप्शन ऑफ मैग्नीशियम। एंड मैग्नीशियम क्यों एक्सेप्शन दिखा रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम लिथियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप पजेस करता है। मालूम है ना तुमको? वो लिथियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप पजेस करने की वजह से वो लिथियम की तरह कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। इसलिए आप ध्यान देके देखना, आपको दिखाई दे रहा होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सबसे ज्यादा ऊपर वाले का रहता है बेरिलियम का, वो तो है ही। उससे कम मैग्नीशियम को भूल जाओ, मैग्नीशियम के ऊपर हाथ रखो, मैग्नीशियम को भूल जाओ, उसके ऊपर हाथ रखो, उसके ऊपर हाथ रख के बाकियों को देखो। बेरिलियम से कम आपका कैल्शियम का, उससे कम आपका स्ट्रोंटियम का, उससे कम आपका बेरियम का, उससे कम आपका रेडियम का है। लेकिन बीच में किसने इस ट्रेंड को तोड़ दिया? दैट इज नन अदर देन आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ने इस ट्रेंड को तोड़ा है, इस बात को आपने हमेशा से याद रखना है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम का है, उससे कम आपका कैल्शियम का है, उससे कम आपका स्ट्रोंटियम का है, उससे कम आपका बेरियम का है, उससे कम आपका रेडियम का है, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो आपका है मैग्नीशियम का। तो सीक्वेंस को याद रखना है कि मैग्नीशियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। वैसे बॉइलिंग पॉइंट में भी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट आपका मैग्नीशियम का ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते जा रहे, डेंसिटी दिखाई दे रही। मैंने आपको बताया था हर ग्रुप में ऊपर से नीचे डेंसिटी बढ़ती ही बढ़ती है। यहाँ पर भी देखो आपके ऊपर से नीचे डेंसिटी बढ़ती ही बढ़ती जा रही है, बट विथ सम ऑफ द एक्सेप्शंस। जो कि एक्सेप्शन आपका कौन सा है जो कि नहीं बढ़ रहा है? बेरिलियम का डेंसिटी आपका ज्यादा है, क्योंकि बेरिलियम इज अ हार्ड मेटल, हार्ड होने की वजह से उसका डेंसिटी ज्यादा है। फिर उसके कंपैरिजन में बाकियों का थोड़ा 2 एलिमेंट का कम है, फिर बाद में बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर डेंसिटी ओवरऑल ट्रेंड बतानी है तो बढ़ते जा रही है, मैं ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस को याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे कम डेंसिटी कैल्शियम की रहेगी, उससे ज्यादा मैग्नीशियम की रहेगी, उससे ज्यादा बेरिलियम की रहेगी। सबसे कम आपकी कैल्शियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा बेरिलियम, फिर आपका स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ये सीक्वेंस को लिख के अपने को याद करना पड़ेगा गाइस, अगर याद नहीं रखा तो गए। फिर जैसे ग्रुप 1 में हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, याद है क्या?
जैसे ग्रुप 1 के अंदर हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था गाइस, सेम उसी तरीके से ग्रुप 2 का भी हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देके बराबर देख लेना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जैसे ग्रुप 1 में हमने देखा था, अगर आपको याद है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, याद है क्या? इनमें बता देना सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू मोर नेगेटिव किसका था? तो मोर नेगेटिव फिर आपका किसका था? लिथियम का था। फिर उसके बाद आपका उससे कम नेगेटिव फिर आपका सीजियम का था, फिर उससे कम नेगेटिव रुबिडियम, फिर आपका ये और फिर आपका ये, इस तरीके से सीक्वेंस था। इन दो वैल्यूज में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस था, वो एक बार आप देख लेना, इस तरीके का वो सीक्वेंस था। फिर इधर अगर देखा जाए तो इधर की वैल्यूज भी सेम उसी तरीके से है या नहीं है, अलग है, ये देख लो, इसको लर्न कर लो। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज के ऊपर ही बहुत सारी ट्रेंड आपकी डिपेंड करती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो बता रहे हैं कि आपका सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू किसका है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर उस ग्रुप की तरह गड़बड़ नहीं हुई है, तो यहाँ पर आपकी ऊपर से नीचे वैल्यू बराबर से मोर निगेटिव होते जा रही है। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू का गड़बड़ था वो ग्रुप 1 में था, उसमें लिथियम का ज्यादा था। फिर बाद में नीचे से ये ऊपर से नीचे तक बढ़ रहा था। लिथियम को छोड़ के अगर सोडियम से नीचे तक देखा जाए तो वो बढ़ रहा था ओवरऑल, बस लिथियम का एक्सेप्शनली हाई था। उसका कारण हमने बता दिया था, हाइड्रेशन एंथैल्पी उसका रीजन था। लेकिन वैसा यहाँ पर नहीं होते जा रहा है। यहाँ पर इसलिए नहीं होते जा रहा है, अब देखो यहाँ पर आप बोलेंगे, एक सवाल मन में आ सकता है, हालांकि नहीं आया होगा मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि क्या आ सकता है। सर आप बोलेंगे आप ही ने बताया सर लिथियम से भी छोटा साइज आपका बेरिलियम का है, एम आई राइट? लिथियम से भी छोटा साइज आपका बेरिलियम का है, तो बेरिलियम का साइज छोटा है तो फिर उसका तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होना चाहिए। लिथियम से भी उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। अगर उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, है भी ना, अब वैल्यूज को कंपेयर कर लो, है भी, अगर ज्यादा है तो फिर उसी हाइड्रेशन एंथैल्पी की मदद से उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लिथियम के कंपैरिजन में मोर नेगेटिव क्यों नहीं है सर? ये सवाल मन में आना चाहिए। सवाल एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आप भूल गए होंगे तो देख लो। अगर बात की जाए बेरिलियम एंड लिथियम की, तो आपका लिथियम इधर आता है, उसके बाजू में आपका बेरिलियम आता है। लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है, तो लिथियम के कंपैरिजन में बेरिलियम का साइज छोटा है। बेरिलियम का साइज अगर आपका छोटा है तो जिनका साइज छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो लिथियम के कंपैरिजन में बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर इसकी ज्यादा है तो फिर यहाँ पे उसी हाइड्रेशन एंथैल्पी की मदद से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलना चाहिए, और जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से निकलता है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होना चाहिए। जैसा लिथियम आपका ग्रुप 1 में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, वैसे ग्रुप 2 का भी बेरिलियम आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, और उसका भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लिथियम की तरह मोर नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण आपको ढूंढना है। अगर नहीं आया आपको कारण, तो मैं अगले वीडियो में वैसे भी बता दूंगा। अगर नहीं आया तो दुखद बात रहेगी, अगर आप ढूंढ सके तो बहुत ही मजेदार बात रहेगी। यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई। एक एक कंसेप्ट ग्रुप 1 के लिए जब लगाया तब तो ठीक था, वही कंसेप्ट यहाँ लगाया फिर नहीं लगा। मतलब मैथमेटिक्स के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए, तो अगर मैथमेटिक्स के अंदर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता तो उस समय क्या होता, मैथमेटिक्स में जैसे 2 + 2 4 होता है, वैसे हर बार 2 + 2 4 ही होता है, कभी वो बदलता नहीं है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट एक जगह लगाओ तो वो कुछ और आंसर देता है, वही कंसेप्ट दूसरी जगह लगाओ तो वो कुछ और आंसर देता है, तब वो हमेशा सेम आंसर नहीं देगा। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा याद रखो, क्योंकि इसको दिमाग लगा के हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको याद रख के हम टैकल कर सकते हैं। जितनी ज्यादा रीडिंग रहेगी, जितनी ज्यादा आप याद रख सकते हो, उतना ही ज्यादा इसको आप अच्छे से कर सकते हो। तो यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्रैक करने का तरीका है, और दुनिया में कोई तरीका नहीं है। अगला पॉइंट देख लो भाई, ऑकरेंस इन द लिथोस्फीयर, वो फालतू का पॉइंट है, कोई मतलब नहीं उसके अंदर। बस तुम याद रख लो कि किसका ऑकरेंस ज्यादा है, किसका ऑकरेंस कम है। वैल्यू आपको दिया, आप देख के याद कर लेना। तो भाई ये जो अभी तक के हमने लिया हुआ है टेबल को, तो हमने पढ़ लिया है। टेबल को पढ़ने के बाद फिर आपका अगला पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को इस वीडियो में अंदर नहीं लेंगे, अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको कोई डाउट रहा तो मुझे ध्यान देके बढ़िया से पूछ लेना, कॉल कर लेना, कमेंट कर लेना, जैसे भी पूछना है पूछ लेना। आज के वीडियो में गाइज इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।